वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यूपी पीजीटी जीआईसी टीजीटी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको हम करवा रहे हैं। आज ये पहला वीडियो है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट्स करिए और बताइए कि हमने कितने क्वेश्चन ठीक कर लिए, आपकी किस तरीके की प्रिपरेशन है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज मोस्ट स्टेबल। देखिए, जो कार्बोकेटाइन होते हैं, कार्बोकेटाइन से अगर रिलेटेड हम कुछ बात करें तो सबसे पहली बात, जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इसके अलावा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर sp2 संकरण होता है। इसकी एक कक्षक वैकेंट रहती है, ये sp2 संकरण होगा। इसके अलावा इसकी जो ज्योमेट्री है, वो त्रिकोणीय होती है, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय समतली होती है। ये अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। और अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। साधारण अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोनियम आयन स्थायित्व का क्रम होता है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इसमें क्या है, इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनियम आयन जुड़ा है, अर्थात इसमें अनुनाद होगा, रिजोनेंस होगा, 3 डिग्री भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें भी रिजोनेंस है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रिजोनेंस है जिसको डांसिंग रिजोनेंस कहते हैं। साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेलियम जिसमें भी होता है उसमें डांसिंग रिजोनेंस होता है। डांसिंग रिजोनेंस अगर किसी कंपाउंड में है तो दुनिया का सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर इसमें हम क्रम बनाएं तो इसके बाद आ जाएगा ए, अर्थात इसका जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, स्थायी है, सी। फिर इसके बाद हो जाएगा ए, और इसके बाद हो जाएगा डी, और इसके बाद हो जाएगा बी। ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स इन द ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। निम्न में से किस कक्षकों में अतिव्यापन संभव है? जो अतिव्यापन है वो किस में पॉसिबल होता है? आंसर इसका हो जाएगा सिग्मा और पी, क्योंकि क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो पी कक्षक होती है उसमें ट्रांसफ़र होती है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। सबसे पहले इस जो अतिसंयुग्मन है, हाइपर कंजुगेशन है, इसको बेकर तथा नाथन ने दिया था। इसे बेकर तथा नाथन ने प्रतिपादित किया था। अतः इसे बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। बेकर नाथन प्रभाव भी
कहा जाता है। यह एक स्थायी प्रभाव है, स्थायी प्रभाव है। इसके अलावा इसे बिना बंद का अनुनाद भी कहते हैं। क्योंकि इसमें कोई बंद नहीं बनते हैं, अतः इसको बिना बंद का अनुनाद भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोलाइडी विलयनों ए, बी एवं सी के लिए स्वर्ण संख्या क्रमशः 0.1, 2.5 एवं 20 है, तो इन कोलाइडी विलयनों की रक्षा शक्ति का सही क्रम क्या होगा? देखिए, जो रक्षण शक्ति होती है या रक्षण क्षमता होती है, रक्षण क्षमता जो होती है वो इन्वर्सली होती है स्वर्ण संख्या के, स्वर्ण संख्या। अर्थात जिसकी स्वर्ण संख्या ज़्यादा होगी उसकी रक्षण क्षमता कम होगी। जिसकी स्वर्ण संख्या ज़्यादा उसकी रक्षण क्षमता कम होगी, और जिसकी स्वर्ण संख्या ज़्यादा होगी उसकी रक्षण क्षमता कम होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले ए की दी गई है, ए की दी है 0.1 और बी की दी है 2.5 और सी की दी है 20। तो सी की स्वर्ण संख्या सबसे ज़्यादा है, अर्थात सबसे कम रक्षण क्षमता जो होगी वो किसकी होगी? सी की होगी। सबसे कम होगी सी की, इसको हम लिख दे रहे हैं इधर, सी की। उससे ज़्यादा होगी बी की और उससे ज़्यादा होगी ए की। अर्थात जो ऑर्डर बनेगा ए बी सी बनेगा। इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? ए बी सी, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन एरो। सबसे पहले इसका डाइएजोटाइजेशन करवाया जा रहा है, फिर H3PO2 से रिएक्शन कर रहा है, तब P प्रोडक्ट बनता है। तो आपको बताना है अभिक्रिया में जो P उत्पाद है वो क्या है। इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन बनाया, अब ये 1 पर है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 3 पर है, एक 3 पर है, 4 पर है और 5 पर, ट्राई ब्रोमो यानी 3, 4, 5। एक BR एक यहाँ लगेगा, एक BR यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ पर लग जाएगा। ये है आपका कंपाउंड 3, 4 और 5। ये 4, ये 5। सबसे पहले इसका डाइएजोटाइजेशन करवा रहा है, डाइएजोटाइजेशन। एजोटाइजेशन। अगर इसका डाइएजोटाइजेशन कराएंगे तो जो एनिलीन का NH2 समूह होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में, और बाकी जैसा है वैसा रहेगा, Br Br Br। जैसे इसकी अभिक्रिया कराएंगे H3PO2 से, तो ये क्या करेगा? डाइएजोनियम साल्ट को हटा देगा, यानी डाइएजोनियम जो लगा है, डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हटाएगा और ये बन जाएगा एक BR यहाँ 2 और 3। तो अब ये 1 पर ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। देख लेते हैं ऑप्शन 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सी ऑप्शन सही है इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एल्युमिनियम को
जब एल्युमिनियम को कार्बन के साथ नाइट्रोजन वातावरण में गर्म किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद क्या है? क्या Al+CO बनता है या Al+CO2 बनता है, Aln+CO बनता है, D Al2O3 प्लस CH2N2 बनता है? रिएक्शन को ज़रा समझते हैं। एल्युमिनियम को जब क्या करते हैं, एल्युमिनियम को कार्बन और नाइट्रोजन वातावरण मतलब N2 के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या होता है, एक एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लेंगे। नाइट्रोजन 2 हैं, अगर 2 लगाने से आ रहा है तो ठीक है, वैसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, यौगिक दिया है, एक कोई साइक्लो कंपाउंड दिया है का IPAC नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा? क्या ये स्पाइरो है या बाईसाइक्लो है? इसको करने से पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको कंपाउंड दिया है, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें 2 कार्बन से अटैचमेंट हो, ये कंपाउंड जो होता है इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो सबसे पहले ये है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अगर बाईसाइक्लो है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। आप बचते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन, सी और डी में से कोई एक होगा। देखिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है कि जहाँ पर ये जुड़ा वहीं से नंबर डालना, और नंबर डालने का तरीका ये रहता है कि जिस तरफ ज़्यादा कार्बन है उस तरफ की चेन को काउंट करेंगे। देखिए, इस वाली साइकिल में एक कार्बन ये, और इस वाले में एक, तो किधर से भी नंबर डाल सकते हैं, तो 1 2 3 4। बाईसाइक्लो लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जितने कार्बन होते हैं साइकिल में उनको लिखेंगे। इस वाले साइकिल में अगर देखें तो एक कार्बन है, दूसरे वाले में भी एक कार्बन है, तीसरी साइकिल कोई बन नहीं रही, इसलिए कार्बन कितने उसमें हो जाएंगे, 0। अब टोटल कार्बन 4 है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन के लिए ब्यूटेन, अर्थात ये बन जाएगा बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन, जिसमें ये ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, डी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सी सिंगल बॉन्ड एच बंध की लंबाई का सही क्रम क्या होगा? जो सी सिंगल बॉन्ड एच बंध की लंबाई है, इसका सही क्रम क्या होगा? अब सही क्रम निकालने का तरीका ये रहता है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एस करेक्टर जितना ज़्यादा है उसके बंध की लंबाई उतनी ही कम होगी। एस करेक्टर अगर हमारे पास 3 कंपाउंड दिए हैं, एक sp3, sp2 और sp। अगर हम इनमें sp का अगर हम एस करेक्टर देखें तो sp में क्या होता है, एस करेक्टर निकालने का तरीका क्या है, टोटल कक्षिकाएँ कितनी है, 2, और उसमें से एक का निकालना, तो 1/2, और परसेंटेज निकालेंगे क्या हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी आ जाएगा ये 50%। कितना आ जाएगा एस करेक्टर, 50%। sp2 में अगर निकालें तो टोटल है 3 कक्षिकाएँ, 3 नीचे आ जाएगा, और उसमें से एक का यस का निकालना तो 1 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना इसलिए क्या हो जाएगा, 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 33.3% के आसपास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम sp3 में निकालें तो ओवरऑल कक्षिकाएँ कितनी है, 4 है, जिसमें एक का निकालना है इंटू 100%, तो ये 25 बार कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 25%। तो यस करेक्टर सबसे ज़्यादा जो है वो sp में है। हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, बंध की जो लंबाई है वो इन्वर्सली होती है s% की, या एस करेक्टर के बोल सकते हैं, अर्थात एस करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा, एस करेक्टर जिसका ज़्यादा उसकी बंध लंबाई कम होगी। तो आपने देख लिया, सबसे कम sp3 है, तो सबसे ज़्यादा जो बंध लंबाई होगी वो sp3,
फिर हो जाएगा sp2 और फिर हो जाएगा sp। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, sp3 sp2 और sp। आंसर इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के स्थायित्व के घटने का सही क्रम क्या होगा। यानी ये जो 4 कंपाउंड दिए गए हैं, साइक्लोप्रोपेन, अच्छा ये साइक्लोप्रोपीन था, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनमें से स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो इसके लिए क्या है, एक साइंटिस्ट हैं बेयर। तो अगर हम बात करें बेयर सिद्धांत के अनुसार, बेयर सिद्धांत के अनुसार जिस चक्रीय यौगिक में एंगल स्ट्रेन अधिक होता है, एंगल स्ट्रेन की बात करें अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे बंद तनाव, जिस चक्रीय यौगिक में बंद तनाव अधिक होता है वह कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, माफ कीजिए, कम स्थायी होता है। बेयर सिद्धांत के अनुसार जिस चक्रीय यौगिक में बंद तनाव अधिक होता है वह कम स्थायी होता है। यानी हम बोल सकते हैं जो स्थायित्व है, स्थायित्व इन्वर्सली हो जाएगा बंद तनाव, यानी एंगल स्ट्रेन। अब बंद तनाव कैसे पता चलेगा। सबसे ज़्यादा जो स्थायी होता है या सबसे कम एंगल स्ट्रेंथ होता है वो साइक्लोहेक्सेन में होता है, साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके बाद आ जाएगा एंगल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में। अच्छा, अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन है तो जहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर भी एंगल स्ट्रेंथ अधिक होता है। तो इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन और इसके बाद आ जाएगा साइक्लोप्रोपीन, अर्थात फोर्थ के बाद आ जाएगा थर्ड, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट और इसके बाद आ जाएगा सेकेंड। तो आंसर आपका सही हो जाएगा फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ सबसे ज़्यादा, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतने ही रखे हमने क्वेश्चन, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।